अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। नाजरीन, मुज़ाकराती अमल का दूसरा राउंड जिस पर तमाम नज़रें इस्लामाबाद की जानिब हैं, उसमें एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन तब पैदा हुई जब ईरान का जो सरकारी मीडिया है उसकी तरफ से ये बयान आया, उनके तर्जुमान की तरफ से ये बयान आया कि वो इस दूसरे राउंड में शिरकत करने को तैयार नहीं है। रिफ्यूट किया उन्होंने और उसकी वजह ये कोट की गई कि जो हुर्मस के मुकाम के ऊपर चीन से वापस आता हुआ जो तेल बरदार जहाज़ था उसको सीज़ किया अमेरिकन डिस्ट्रॉयर्स ने, और उसके बाद में ईरान की तरफ से ये कहा गया कि ये जो नेवल ब्लॉकेड है ये सीज़ फायर की वायलेशन है, इसी वजह से हम नहीं आएंगे। और साथ साथ ये भी क्लेम किया गया कि जो जौहरी मवाद का मसला है वो अब भी दरपेश है, उस पर कोई कुर्बत नहीं हुई अमेरिका के साथ, कोई कंसेंसस नहीं हुआ। लेकिन दूसरी जानिब ये कहना चाहिए कि ऑप्टिमिज़म यहाँ से आता है जब डोनाल्ड ट्रंप ने अब से कुछ देर पहले एक इंटरव्यू के अंदर इस बात को कन्फर्म कर दिया है कि जेडी वैंस जो कि वाइस प्रेसिडेंट है, उनकी क़यादत में जो अमरीकी वफ़द है वो कुछ घंटों बाद पाकिस्तान में पहुंच जाएगा। उन्होंने साथ साथ इस बात का भी इजहार किया कि अगर कोई ब्रेक थ्रू होता है तो मैं खुद चाहूँगा कि मैं आकर जो ईरानी क़यादत है उससे मुलाकात करूँ, जो कि सिग्निफाई करता है कि बैकडोर राब्ते बरकरार हैं। अब तजिया निगारों की राय में ये भी कहा जाता है कि जो ईरान पॉस्चर ले रहा है, जो तरदीद कर रहा है कि हमने पाकिस्तान में होने वाले इस दूसरे राउंड ऑफ डिस्कशंस में हिस्सा नहीं बनना, वो मैक्सिमलिस्ट पोजीशन है। वो इसीलिए किया जा रहा है ताकि कंसेशंस ली जा सकें, ताकि मैक्सिमम प्रेशर बिल्ड किया जाए और अपने अज़ाइम जो हैं उससे पहले ही जो उनके एडवर्सरी हैं उनको आशिकार ना कर दिया जाए। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान के हवाले से जो डिप्लोमेटिक एफर्ट थी वो कंसिस्टेंटली बरकरार रही। आर्मी चीफ का ईरान का दौरा हो या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का जो तुर्की का या सऊदी अरेबिया का या कतर का दौरा था, बताया गया कि उसमें एक लार्जर कंसेंसस की एफर्ट की गई है। तो इस दूसरे राउंड में कौन से ऐसे नकात होंगे जो कन्फ्लिक्टिंग पॉइंट बन सकते हैं, किन मसाइल के ऊपर डिस्कशन हो सकती है और सोल्यूशन क्या हो सकता है, इससे अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। कामरान यूसुफ साहब मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। इसके अलावा एयर मार्शल रिटायर्ड सईद खान साहब ज्वाइन कर रहे हैं, आप दिफाई तजिया निगार हैं, साबिक सफ़ीर हैं। जावेद मलिक साहब मौजूद होंगे, आप भी साबिक सफ़ीर हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। जावेद साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। ये जो डेडलाइन थी जिसका ऐलान डोनाल्ड ट्रंप ने लास्ट एपिसोड में किया, अब उसका इख्तिताम बहुत करीब पहुंच चुका है, लेकिन जो बयानात हैं उसमें इतना कॉन्फिडेंस दिखाई नहीं दे रहा। ईरानी मीडिया का रीसेंट अगर हम स्टेटमेंट देखें तो यही कहा जा रहा है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जो गैप्स थे वो ब्रिज नहीं हो पाए, बिलखसूस जौहरी प्रोग्राम के ऊपर कंसेंसस नहीं हुआ। और साथ साथ एक और इशू जो आपने भी ऑब्जर्व किया ही होगा, जो डिस्ट्रॉयर था, अमेरिकन डिस्ट्रॉयर, उसने जिस तरह से एक शिप को सीज़ किया है जो चाइना से वापस आ रहा था। ईरान ये समझता है कि ये जो ब्लॉकेडिंग है ये इंटरनेशनल लॉ से पासदारी नहीं रखती, ये सीज़ फायर की वायलेशन है। क्या लगता है आपको कि ये सिर्फ पॉस्चरिंग है ताकि मैक्सिमलिस्ट डिमांड्स की जाएं और ग्रेजुअली सेटल कर लिया जाए, और डू दे रियली मीन दिस कि वो शरीक नहीं होना चाहते मुज़ाकराती अमल में? जी, मेरी नज़र में इसके दो पॉइंट्स हैं। एक तो ऑफ कोर्स जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, चाहे वो वाशिंगटन से हों या तेहरान से हों, तो एज डिप्लोमेट या अगर हम मीडिया में भी मैं रहा हूँ, तो हम जब इसको ऑब्जर्व करते हैं तो हम इसको डिस्टिंग्विश करते हैं इसमें रेट्रिक और रियलिटी में। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे आपने बिल्कुल कहा, पोस्चरिंग है, मसल फ्लेक्सिंग है, बात की जाती है ऑफ कोर्स जस्ट टू एक्सर्ट प्रेशर। लेकिन अगर हम उस स्टेटमेंट में से जो है वो पार्ट देखते हैं जहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने ऑफ कोर्स जो अल्फाज का चुनाव था उस पर आप तहफुजात हो सकते हैं आपको, लेकिन उन्हें फिर भी उसके बावजूद जो डायलॉग का दरवाज़ा था वो खुला रखा। ईरान की तरफ से जो फ्लेक्सिबिलिटी मुझे कुछ कम नज़र आ रही है। लेकिन मुजम्मिल साहब, आई वॉच योर वीडियोस, आपकी रिसर्च का काफ़ी डिटेल होती है। आई एम श्योर ऑफ ऑल पीपल आप समझेंगे कि ईरान के अंदर जो पावर स्ट्रक्चर की कॉम्पोजिशन है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। इट इज़ नॉट वेरी सिंपल लाइक एनी अदर कंट्री। तो वहां पे मुझे ये लगता है कि कुछ डिसीजन मेकिंग जो हो रही है वो sort of कुछ लोग जो हैं वो तो समझते हैं कि हमें डायलॉग की तरफ बढ़ना चाहिए, कुछ चीज़ों को मामलों के ऊपर हमें फ्लेक्सिबिलिटी का भी इजहार करना चाहिए। लेकिन कुछ उनके जो सेगमेंट्स ऐसे हैं जो गालिबन दे आर हार्ड लाइनर्स कह सकते हैं आप उनको। तो इस हवाले से मेरी जहां तक अंडरस्टैंडिंग है, ऑफ कोर्स कामरान यूसुफ भी हैं, वो ज़्यादा वेल इन्फॉर्म्ड हैं, वो बताएंगे आपको कि जो हमारे फील्ड मार्शल साहब का विजिट था वो इसी सिलसिले में था, जहां तक मैं समझ पाया हूं, टू बी एबल टू ट्राई एंड ब्रिज द गल्फ ऑफ अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि ऑफ कोर्स आप जानते हैं कि वो ओरिजिनली एक दिन के लिए गए थे, लेकिन ही हैड टू एक्सटेंड हिज स्टे। और ऑफ कोर्स लोग ये भी बताते हैं कि ही हैड एडवाइस, ऑफ कोर्स थ्रेट्स भी थी। आप जानते हैं ईरान की पूरी ऑलमोस्ट तमाम लीडरशिप को उड़ा दिया गया है, तो ऑफ कोर्स उनका वहां रुकना, इट वाज ऑब्वियसली अ वेरी ब्रेव डिसीजन ऑन हिज पार्ट।
which also shows कि वो काफ़ी hard efforts कर रहे हैं to be able to bridge this gap, क्योंकि ईरान की तरफ से हमने जो देखा है कि डिसीजन मेकिंग वो थोड़ी कंफ्यूज नजर आती है। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उनकी कोई जो पोस्चरिंग है वो गलत, वो सही है, वो भी ऑफ कोर्स अगर डायलॉग में सीरियस हैं तो ऑफ कोर्स इस किस्म की वर्ड्स यूज ना करते। लेकिन मैं इन दोनों चीजों को यूं भी देख रहा हूं कि देखिए उनका वहां से वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस का आना पहली दफा भी, इस दफा भी शायद वो आ रहे हैं, तो ये तो इस चीज को जाहिर करता है कि दे आर सीरियस, उनकी इंटेंट है टू बी एबल टू रिजॉल्व दिस डिस्प्यूट। लेकिन न्यूक्लियर के हवाले से मैं समझता हूं कि पहले भी आपसे बात हुई थी, अभी तक वो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी का इजहार नहीं कर रहे हैं अमेरिकन। और मैं आखिरी बात ये कहना चाहूँ कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हो सकता है कि जो न्यूक्लियर के हवाले से डिमांड्स हैं दे आर ओनली फ्रॉम प्रेसिडेंट ट्रंप। लेकिन मेरी नज़र में ये जितनी भी, अगर आप ये ना भी होते प्रेसिडेंट ट्रंप, कोई और भी होता, या अगर आप यूरोपियन कैपिटल से भी बात करेंगे तो वो भी ये कि आपको कि न्यूक्लियर के हवाले से ऑलमोस्ट यूनानिमिटी है कि ईरान हैज टू स्केल डाउन ऑन दैट। तो ये एक स्टेटेड पोजीशन है जो यूरोप में भी है, अमेरिका में पाई जाती है। इट्स नॉट कनेक्टेड टू प्रेसिडेंट ट्रंप। तो अगर यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी का इजहार ईरान करता है तो मैं समझता हूँ कि बात आगे बढ़ सकती है। बिल्कुल, ये भी कहा जाता है कि जो 0% एनरिचमेंट की डिमांड है, दिस इज़ मोर ऑफ एन इजरायली डिमांड देन दी अमेरिकन। कामरान, आप बहुत इंसाइटफुली फॉलो करते आए हैं टॉक्स के सारे प्रोसीजर को, लेकिन यू आर वन ऑफ दोज वेरी फ्यू पीपल जो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है अभी, जो कह रहे हैं कि ईरानियंस जो कह रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ रेटरिक है। तो क्या वजह हो सकती है इसकी, जिस तरह से जावेद साहब ने मेंशन किया, जो इंटरनल डिवाइड है IRGC की या ईरानी हुकूमत की, उस वजह से वो ये तासुर नहीं देना चाह रहे कि दे आर टू सॉफ्ट ऑन दी अमेरिकन, या फिर कोई और वजह, वो वाकई नहीं आएंगे? देखिए, जो ऑप्टिमिज्म की आपने बात की, मैं कोशिश करता हूँ कि डिस्पैशनेटली होके कि जो ग्राउंड पर चीज़ें चल रही हैं, एक तो हमारे सामने जो कुछ हो रहा है और एक जो पसे पर्दा बातें चल रही हैं, तो बेस्ड ऑन जो बैक चैनल जो हो रहे हैं, और आई थिंक जो पहला राउंड किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा, उस राउंड और इसके बीच जो कुछ हुआ है, शायद वो 21 घंटे के जो मुज़ाकरात हुए थे उसमें नहीं हुआ, तो इसमें बहुत कुछ हुआ है। और जो बैक चैनल और 3 दिन बिल्कुल जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ वहाँ पर रहे हैं, और बिल्कुल एक ऐसी सिचुएशन के अंदर आमतौर पर जो जितनी उनकी मुलाकातें हैं शायद चंद घंटे में हो जाती हैं, वापस भी आ जाते। 3 दिन अगर वहाँ पे रुके हैं तो उसका पर्पज़ यही था, और जो मेरे पास ऑब्वियसली जो मालूमात है वो यही था कि पर्पज़ वाया पाकिस्तान एक्सटेंसिव निगोशिएशंस हो रही थी कि जो डिफरेंसेस हैं उनको ब्रिज किया जाए। अब जो इंपॉर्टेंट बात है कि वाई आई एम ऑप्टिमिस्टिक टू द एक्सटेंट ऑफ के टॉक्स होंगे, क्योंकि इस प्रोसेस के अंदर इतना इन्वेस्ट किया गया है। अगर अमेरिकी सदर ट्रंप ने, व्हाइट हाउस ने अनाउंस किया कि वो जेडी वैंस को, स्टीव विटकॉफ को, जेरेड कुशनर को भेज रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उन्होंने यूनिलैटरल को फैसला किया है। जो दूसरी पार्टी है उसने एग्री किया होगा। सिर्फ इशू ये है जो आपने बात की कि ईरान की जो डिप्लोमेसी है उनका एक खास तरीका है, वो उसमें उनकी इंटरनल डिवीजन भी है, या बहुत सी चीज़ों के ऊपर कंसेंसस भी नहीं है, या दूसरा जो उसके अंदर फैक्टर है कि अपने लोगों को उन्होंने बताना है कि अगर वो मुज़ाकरात करने जा भी रहे हैं तो डोंट वरी, हम फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ डिफाइंस और पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से जा रहे हैं। एंड सेकेंड, इरानियंस जो है, ठीक है, उनका राइट भी है जब भी आप नेगोशिएट करते हैं, सो वो मैक्सिमम कंसेशंस लेना चाहते हैं। नंबर 1 कि जब एक तो टॉक्स होंगे ना, उसमें जो कंसेशंस हैं वो अलग बात है, अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है। मेयर के मुज़ाकरात में हम आने के लिए उससे पहले भी वो कंसेशन लेना चाहते हैं, ताकि टू मेक श्योर। इंटरेस्टिंग इसमें क्विकली पॉइंट ये है कि ये जो नेवल ब्लॉकेड है सो कॉल्ड, ये तो जब पहला दौर नाकाम हुआ तो उसके बाद ही अमेरिका ने अनाउंस कर दिया था। ईरान ने उस पर उससे पहले कभी इतनी बात नहीं की, उसको इशू नहीं बनाया। अचानक जब टॉक्स की बारी आई तो उन्होंने कहा कि ये नेवल ब्लॉकेड हटाएं। कुछ इसमें दूसरी शायद सामने उन्होंने ये नुक्ता रखा है, कुछ और भी इशूज हैं, मे बी उस पर वो इन मुज़ाकरात से पहले कंसेशन चाहते हैं। एक और भी लफ्ज पकड़ लिया वो अरागची साहब का कि अप टिल नाउ, यानी कि अब तक हम, उनकी वजारत खारजा ने, हाँ, हमारे यहाँ उन्होंने कहा कि वी हैव नॉट येट डिसाइडेड एज ऑफ नाउ। तो इसमें और रूल आउट करने में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। हमारे यहाँ जल्दी हम वो जंप द गन कर देते हैं कि नहीं जी उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जब अभी बात हो रही है तो हमने फैसला नहीं किया, इसका मतलब है कि विंडो जो है वो क्लोज नहीं हुई। एंड आई वुड बी रियली सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड कि अगर ईरान इस मौके के ऊपर मुज़ाकरात करने के लिए नहीं आएगा। और आपने ये भी कहा कि अगर वो नहीं आते तो फिर आई होप कि उनको कॉन्सिक्वेंसेस का पता है, वो क्या हो सकते हैं, विच यू वर हिंटिंग टू? जी, उसमें कॉन्सिक्वेंसेस नंबर 1, आई थिंक इस सारे क्राइसिस के अंदर लेट्स एक्सेप्ट द फैक्ट कि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो ईरान के साथ खड़ा रहा है। पाकिस्तान के जरिए ही जो भी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हुई हैं, अदर देन दैट, और आज ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान ने, पहले तो व्हाइट हाउस ने कहा था, आज उन्होंने भी कहा कि पाकिस्तान इज दी ओनली मीडिएटर। नंबर 1 कि उसमें जो एक तो बाकी छोड़ दें, पाकिस्तान के लिए भी बड़ी एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन होगी कि हम, ज़ाहिर जो मीडिएटर होता है, अगर एक साइड को कन्विंस किया, उन्होंने अनाउंस कर दिया, दूसरी साइड अगर नहीं आती
तो उसको पाकिस्तान भी लाइट नहीं लेगा। एंड सेकंड, टाइमिंग इसकी बड़ी सिग्निफिकेंट है। 2 दिन के बाद जो सीज फायर एक्सपायर हो रही है और ये टॉक्स नहीं होते और इस तरह की सिचुएशन बनती है, तो देन वो सीज फायर भी खत्म हो जाएगी और फिर बाकी जो सिचुएशन होगी एवरीबडी नोज दैट। तो आई एम श्योर के इरानियंस आर स्मार्ट पीपल, दे नो एवरीथिंग। एग्जैक्टली, और बेटर सेंस प्रिवेल करेगी, यही होप करना चाहिए। सईद साहब, ये जो हमने अस्करी एतबार से जो रिस्पांस देखा है, क्योंकि जो काउंटर ब्लॉकेड की स्ट्रेटजी थी अमेरिका की, इसको किस तरह देख रहे हैं? वाकई इतना प्रेशर एक्सर्ट कर सकता है अमेरिका इसी वजह से, जो ईरान कह भी रहा है कि ये सीज फायर की वायलेशन है, क्योंकि एक बहुत बड़ा चंक उनके रेवेन्यू सोर्सेज का चीन को तेल बेचकर आता है। तो अगर उनके जहाज सेल थ्रू नहीं करेंगे, जिस तरह अमेरिकन डिस्ट्रॉयर्स ने सीज किए हैं उनके शिप्स, आपको लगता है इसने इतना हर्ट किया है ईरान को कि कुछ ना कुछ अमेरिका उनसे मनवा भी लेगा? और इज दिस इनइफेक्टिव, इसका फायदा नहीं है? मैं आपकी सेकंड ओपिनियन से ज्यादा एग्री करूंगा। देखिए, जब आप रियल डिप्लोमेसी करते हैं तो जनरली सबको खामोश रहना चाहिए और बैकडोर डिप्लोमेसी होती है। आप बंद कमरों में करते हैं ताकि आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू भी अपने दुश्मन को समझा सकें और उसके पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझ सकें। मेरा ख्याल है कि जो अभी तक टॉक्स फेलियर की सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि अमेरिका जो है वो पब्लिक डिप्लोमेसी कर रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप रोजाना कोई ऐसी 2-3 ट्वीट्स कर देते हैं जिससे ईरानियंस ऑफेंड हो जाते हैं। मेरे दोनों को पैनलिस्ट ने एक टर्म इस्तेमाल किया और मैं उनसे फुली एग्री करता हूं उसके ऊपर कि पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। ठीक है ना, दोनों कंट्रीज जो हैं वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से ये मुआहिदा करना चाहती है। अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो दुनिया में किसी से अंडर प्रेशर नहीं है सिवाय अपनी पब्लिक के प्रेशर में। ठीक है ना, उनके सर के वो ऑलरेडी अपनी पॉपुलैरिटी की लोएस्ट रेटिंग के ऊपर हैं और उनके मिड टर्म इलेक्शंस उनके सर के ऊपर खड़े हैं। और अगर रिपब्लिकन पार्टी मिड टर्म इलेक्शंस हार जाती है तो हम सबको उसके कॉन्सिक्वेंसेस का भी पता है। देखिए, ऑन द न्यूक्लियर साइड जो अब हम सब कह रहे हैं कि जी कि अब एक न्यूक्लियर इशू ही रह गया, लेकिन जो न्यूक्लियर साइड पे वो अचीव करना चाहते हैं, मेरे नजदीक तो उन्होंने जब JCPOA साइन किया था उसी वक्त अचीव कर लिया, क्योंकि उसके तहत सिर्फ 3.6% इनरिचमेंट ईरान था। वो NPT का सिग्नेटरी भी रह रहा था और अंडर यूनाइटेड इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन और यूनाइटेड नेशन वॉचडॉग्स के अंडर ऑब्जर्वेशन भी था और हर 6 महीने के बाद अपनी इंस्पेक्शन कराता था। वो तो सारी चीजें हो गई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब प्रेसिडेंट ट्रंप आए अपने फर्स्ट टर्म में, उन्होंने JCPOA को खत्म कर दिया और जब उसको खत्म किया तो फिर ईरान ने अपनी यूरेनियम को 20% और फिर 60% की तरफ एनरिच किया। द पॉइंट इज कि जब वो पब्लिक में जाएंगे तो पब्लिक उनसे ये सवाल तो पूछेगी ना कि जी कि आपने क्या चीज अचीव की। सो वो जो चीज अचीव करना है ना, वो मेन चीज है और वो है परसेप्शन ऑफ विक्ट्री। और इस वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं ताकि किसी तरीके से अमेरिकन पब्लिक को, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ये कन्विंस कर सके कि जी कि हमने एक मिलिट्री विक्ट्री हासिल की है। अनफॉर्चुनेटली जो अभी तक जंग हुई है उसके अंदर दोनों तरफ से बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुई है। ईरान की बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुई है और इसी तरह इजराइल और गल्फ की बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुई है। इसलिए मैं समझता हूं कि दोनों कॉम्बैटेंट्स या दोनों पार्टीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपनी ये रिटोरिक को जरा डाउनग्रेड करें, पब्लिक डिप्लोमेसी ना करें, एक दूसरे के साथ बिहाइंड क्लोज डोर्स बैठें और पाकिस्तान जिस तरह उनको एक टेबल पर ला रहा है 47 इयर्स के बाद, इस चीज का फायदा उठाएं। जो पिछले 24 घंटे में चंद डेवलपमेंट्स हुई हैं जो मुझे बहुत पुर उम्मीद करती हैं, और खासतौर पे जो प्रेसिडेंट शी ने MBS को जो टेलीफोन कॉल की है, आई एम श्योर कि उसके बाद इस इलाके के अंदर कुछ सैनिटी आना शुरू होगी, क्योंकि ये सब लोग हैं जो अमेरिकन प्रेसिडेंट के ऊपर थोड़ा बहुत प्रेशर डाल सकते हैं। गल्फ, सऊदी अरेबिया क्योंकि गल्फ कंट्रीज को लीड करता है, इसलिए वो प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इसी तरह जब तक चाइनीज बीच में नहीं आएंगे मुजम्मिल साहब, ठीक है ना, देयर विल बी नो वन हु विल बी अ गारंटर ऑफ द पीस डील दैट इज बीइंग डन। सो ईरान चाहेगा कि पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र के अलावा जो पावर्स दैट बी हैं, जो चाइना और रशिया हैं,
उन दोनों में से भी लोगों को, इन दोनों को सामने आना चाहिए, ताकि जो एक डील हो उसकी गारंटी लेने वाला भी कोई हो। सो ये जो सारे हम एक्शंस अभी देख रहे हैं, ये आप कहेंगे फ्रॉम टू क्रिएट अ परसेप्शन ऑफ स्ट्रेंथ को की तरफ बढ़ने की तरफ कर रहे हैं, और दोनों जो हैं वो इसमें काफी हद तक फेल हो चुके हैं मेरे नजदीक। ठीक है, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात से मुतल्लिक हमारी गुफ्तगू जारी है। जावेद साहब, जो बात की सईद साहब ने भी कि JCPOA के टाइम पर यह सब कुछ हो रहा था, वो है वैसे मज़ाका खेज़ के डोनाल्ड ट्रंप जो भी डिमांड्स कर रहे हैं तकरीबन वो सारी वही हैं जो JCPOA में ईरान मान चुका था, जो आकर ट्रंप ने खुद डिरेल की और अब कह रहे हैं कि प्री हॉस्टिलिटी वाली स्टेज पे चले जाएं। लेकिन उसमें जो ट्रंप का बहुत बुनियादी क्रिटिसिज्म था, जो उनके इलेक्शन कैंपेन में भी बड़ा वोकली उन्होंने कहा, वो ये था कि बराक ओबामा ने जहाज़ भर भर के पैसे भेजे ईरान के अंदर, मैं ईरान को कभी कैश नहीं दूंगा, कभी भी कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगी ईरानियन बैंक्स को। तो अब अगर एसेट्स अनफ्रीज करने का सवाल आता है, जो पिछले राउंड के अंदर भी ईरानियन डिमांड थी कि 6 अरब डॉलर हमारा कतर में मौजूद है जो ऑयल मनी था, इसके अलावा इंटरनेशनली और बहुत से उनके रेवेन्यूज़ जो हैं वो स्टक हैं, फ्रोजन हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप जो हमेशा से ये कहते आए हैं कि ईरान को कोई भी रेवेन्यू ट्रांसफरेंस नहीं हो सकती, क्या अब मान जाएंगे इस बात के ऊपर जो बहुत बड़ा कंसर्न है IRGC का, ईरानियन रजीम का? देखिए मुजम्मिल भाई, इसमें इस चीज़ पे तो जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है और जिस तरह से मेरी बात हुई है कुछ लोगों से जो कि वेल इन्फॉर्म्ड भी हैं और इस प्रोसेस के करीब भी हैं फ्रॉम द अमेरिकन साइड, वो तो ये समझते हैं कि इस चीज़ का इदराक तो उनको है कि अगर ईरान उन तमाम चीज़ों को मान जाता है जो कि उनकी रेड लाइंस हैं। अभी ऑब्वियसली सब बातें ईरान को नहीं माननी है, बट देयर आर 2 और 3 रेड लाइंस। मैं उसमें समझता हूँ कि 2 सबसे अहम है, हमने पहले भी जिक्र किया था उसके बारे में। न्यूक्लियर के अलावा जो है वो ऑफ कोर्स प्रॉक्सीज हैं, जिनको आप कहते हैं नॉन स्टेट एक्टर्स की जो सपोर्ट है, उसके हवाले से वो समहाउ हमारी डिस्कशन में मिस हो जाता है। बट मेरी जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज बीइंग रेज, स्पेशली गल्फ के कॉन्टेक्स्ट में। तो उसके साथ साथ ये चीज भी कही जाती है कि गोल्डन ब्रिज का जिक्र करते हैं वो, कि जब अगर वो ये दोनों बातें मान जाते हैं तो वो ये समझते हैं कि ईरान के पास एक अपॉर्चुनिटी है to be able to unfreeze their assets, to lift their sanctions and to focus on economic development. I think इसके हवाले से उनको समझ है, इदराक है कि वो बिल्कुल ये नहीं कहेंगे कि भाई जिस तरह से आपने कहा कि कुछ कदगन लगा दें उनके बैंकिंग। हो सकता है कि इनिशियली कुछ हो, बट ओवरऑल यही कहा जा रहा है कि ईरान कैन बी अ पार्ट ऑफ द कॉमिटी ऑफ नेशंस। तो आई थिंक यही वो गोल्डन ब्रिज है जिसका जिक्र करते हैं। और मेरी जहां तक अंडरस्टैंडिंग है, मे बी कामरान भाई कैन टेल अस लिटिल बिट मोर अबाउट इट, वो ये है कि इवन जो हमारे फील्ड मार्शल साहब की डिस्कशन थी, मैं जानता हूं कि वो एक दिन के लिए गए थे, ही हैड टू एक्सटेंड हिज स्टे, और ऑफ कोर्स वो इन्हीं पॉइंट्स को उनके ऊपर इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। ही ट्राई टू कन्विंस देम। ऑफ कोर्स इवन द वेल विशर्स हैं जो ईरान के, वो भी ये कहते हैं कि परपेचुअली हालत जंग में रहना जो है वो ईरान के इंटरेस्ट में नहीं है। और दूसरी बात यह है कि ईरान के अंदर भी ये कहना कि एक ही स्कूल ऑफ थॉट है या एक ही व्यू पॉइंट है, ये भी गलत होगा। आप जानते हैं अभी कुछ माह पहले, बल्कि कुछ साल के करीब, बल्कि कुछ माह पहले ही वहां पे प्रोटेस्ट भी हो रहे थे। एक बहुत बड़ी तादाद ईरानियंस की ऐसी है जो इस रिजीम से डिसएग्री करती है। ऑफ कोर्स इस वक्त वो सामने नहीं है बिकॉज वहां पे इंटरनेट भी बंद है, बहुत सी चीजें सामने नहीं आ रही। लेकिन बहरहाल ईरान के अंदर भी 2 आरा, बल्कि कई आरा पाई जाते हैं। उनमें से एक ये है कि हमको भी इस डील के करीब जाना है, वी शुड अचीव दिस डील, ताकि हम ये हालत जंग से बाहर आए, हम ईरान की डेवलपमेंट की तरफ फोकस कर सकें। और अगर वो ये करते हैं तो जिस तरह से हमारे हमसे पहले जो बात कर रहे थे पैनलिस्ट, उन्होंने कहा कि गारंटर्स, मेरी नज़र में गारंटर्स, अगर एक एग्रीमेंट जो होता है वो साइन हो जाता है तो उसमें ऑफ कोर्स उसको बैकिंग तो होगी। कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि खुद प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो उसको साइन करना चाहेंगे, नोइंग हिम, ही लव्स मीडिया, ही लव्स द अटेंशन। तो अगर डेफिनेटली ये होता है तो वो आएंगे, और अगर वो आते हैं तो देन वी कैन प्रोबब्ली हैव चाइना एंड अदर टू विटनेस इट। मेरे नहीं ख्याल में वो कोई इतना बड़ा इशू होगा गारंटर्स का अगर ये डील स्ट्राइक हो जाती है। लेकिन मैं वंस अगेन आई वुड लाइक टू से कि अभी भी ये कहा जाता है कि शायद ये जो न्यूक्लियर के हवाले से डिमांड्स हैं ये सिर्फ ट्रंप की हैं या नेतन्याहू इसको प्रोवोक कर रहा है। हो सकता है वो कर रहा हो, लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड की, बल्कि मैं कहूंगा पूरी वर्ल्ड में ये कंसेंसस है इस हवाले से कि ईरान की न्यूक्लियर अजाइम को उसको कर्टेल करना पड़ेगा। उसके ग्रेड पे आप बात कर सकते हैं कि सिविलियन यूज के लिए वो उसको यूज करते रहे, उसके यूरेनियम के
जो परसेंटेज है उसके ऊपर डिबेट हो सकती है, लेकिन ये चीज और दूसरी जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनकी सपोर्ट को भी रोल बैक करना पड़ेगा, बिकॉज आप जानते हैं कि गल्फ ममालिक जो हैं उनको जब टारगेट किया गया तो वहां पे ये बहुत बड़ी कंसर्न है कि वहां पे कुछ ऐसी एंटिटीज हैं जिनको वो समझते हैं कि वो उस खित्ते के अमन के लिए मुनासिब नहीं है। स्पेशली अगर आप यमन की बात करें तो ऑब्वियसली ये एक होलिस्टिक डिस्कशन है जिसके ऊपर बात हो रही है, लेकिन मैं उसी स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करता हूं जो ऑप्टिमिज्म है, बल्कि मैं यूं कहूंगा कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक रहते हुए हमें आगे बढ़ना है। और मेरी भी अगर आप हंच पूछें, एक असेसमेंट पूछें, आई डोंट हैव क्या कहते हैं उसकी वो क्रिस्टल बॉल, लेकिन मैं समझता हूं कि इरानियन साइड विल कम फॉर द डिस्कशंस। मैं नहीं समझता कि इतनी एफर्ट जो पाकिस्तान ने की है, उनकी भी रवायात हैं ईरानी कल्चर को हम आप जानते हैं कि दे आर पीपल ऑफ अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर कल्चर, जो अपने हमारे आर्मी चीफ साहब ने किया है उसको अप्रिशिएट करते हैं, उनको इस तरह से वो लेट डाउन तो नहीं करेंगे। सो आई डू अग्री विद माई फ्रेंड दैट आई एम श्योर दैट दे विल कम एंड आई होप दैट दे विल कम, और इस मसले का हल जो है वो तलाश करने के लिए जो सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स है वो जरूर होगा इंशाल्लाह। और इसके अलावा ऑप्शन भी जिस तरह से आपने कहा वो नहीं है कोई कि रेजोल्यूशन हो जाए इसका। कामरान साहब, ये जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ईरान का, इसकी अगर तारीख देखें तो 1970 में जाके इन्होंने NPT साइन किया, और रज़ा शाह की वो जो रजीम थी उन्होंने कर दिया, इस रजीम ने नहीं किया, बट उसकी कॉस्ट भी पे की। JCPOA के बाद वो बहुत सी चीज़ें मान भी गए। अब आकर आपको लगता है ये बहुत अच्छी डील है ईरान के लिए कि एसेट अनफ्रीज कर दिए जाएं, बैंकिंग सिस्टम री इंटीग्रेट हो जाए, सैंक्शंस ख़त्म हो जाएं, तेल बेच सकें। अब चूंकि ये जो दो कश्तियों में ईरान सवार है कि एक बॉम्ब बनाना है और दूसरा मैशत बचानी है, आपको लगता है इसमें से एक की तरफ आना पड़ेगा, और अगर आना पड़े तो कौन सी बोर्ड चूज करेगा ईरान? देखिए, ईरान तो पब्लिकली ये कहता है कि हमने कभी जौहरी हथियार नहीं बनाने, तो अगर उन्हीं की बात को माने और ईरान के जो सुप्रीम लीडर है उनका फतवा भी वो बताते हैं कि न्यूक्लियर या जौहरी प्रोग्राम जो है उसको परसू करना गैर इस्लामी है, तो अगर आप उनकी बात को भी सामने रखें तो दूसरा जो ऑप्शन है बिल्कुल, क्योंकि 47 ईयर्स टू लॉन्ग टाइम कि आपने सैंक्शंस भी बर्दाश्त की, डिस्पाइट द फैक्ट कि आपके पास जितना नेचुरल रिसोर्स था। एक व्यू ये भी होता है कि अगर आप अपने आप को ग्लोबल कम्युनिटी में इंटीग्रेट करते और जो भी आपका वर्ल्ड व्यू है उसको शायद बेहतर अंदाज में आगे बढ़ा सकते थे, लेकिन एनीवेज वो उनका अपना एक पर्सपेक्टिव है। मेरा ख्याल है जो आपने बात की कि इस सिचुएशन के ऊपर देखें, जब ईरान के ऊपर 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने हमला किया, 6 हफ्तों तक उन्होंने, बेशक उनकी जो की लीडरशिप है वो असैसिनेट हो गई, बट मोर इम्पॉर्टेंटली कि जो ऑब्जेक्टिव था इजराइल का या अमेरिका का कि हम डेसिमेट कर देंगे और जो ईरान की करंट सेटअप है उसको रिमूव कर देंगे, उसमें कामयाब नहीं हुए। तो उस हद तक तो इनकी ये कामयाबी, एंड मोर इंपॉर्टेंटली जंगों में है, अदरवाइज पब्लिक परसेप्शन बड़ी मैटर करती है। परसेप्शन ये उभरी है कि जी ईरान ने अमेरिका और इजराइल को हिलने नहीं दिया। तो मेरे ख्याल में एनी डील एट दिस मोमेंट, और यही पाकिस्तान बताने की कोशिश कर रहा है, विल बी सीन एज अ विक्ट्री फॉर यूएस, सॉरी फॉर ईरान। वाई? और उसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इस तरह की विंडो उनको हर दफा नहीं मिलेगी। अमेरिकी सदर ट्रंप जो है उन पर आप बहुत सी तनकीद कर भी सकते हैं, बट वो इतने रेडिकल हैं कि वो स्विच भी मार लेते हैं। वो अचानक से कल आप डील करेंगे तो आप देखेंगे, मैं यू वोंट बी सरप्राइज्ड कि हो सकता है कि वो ईरान की इतनी तारीफ करें कि देखो भाई हमने इन पे हमला किया, उन्होंने बड़ा बहादुरी से लड़ा है, मतलब वो ये भी कह सकते हैं उनका। और इमेजिन करें कि मे भी बहुत से लोग अग्री ना करें कि अगर वो डील कर लेते हैं, जो उनको कंसेशंस मिल जाती हैं, उनके ऊपर प्राइमरी सेकेंडरी सैंक्शंस खत्म हो जाती हैं और उनका स्टेटस एलिवेट हो जाता है, तो ईरान कल का कितना कद काट बढ़ जाएगा। एंड डोंट फॉरगेट, जो आर्मी चीफ भी वहां पर गए थे, ईरान की मीडिया की तरफ से या उनका जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया उसमें उन्होंने जो एट्रीब्यूट किया है पाकिस्तान के आर्मी चीफ को स्टेटमेंट, उन्होंने ये कहा है कि एक तो ये जंग अभी हो रही है इसका खात्मा, देन इस जंग के बाद जो असल चैलेंज है कि उसका भी हमें रखना चाहिए। और वो क्या चैलेंज है कि ईरान और जो गल्फ कंट्रीज के रिलेशनशिप है, आपको पता है पहले ही खराब थे, फिर ईरान ने जो रिटेलिएट किया, जो मर्जी वो रीजंस दें, तो अगर ये डील नहीं होती तो फिर ईरान के लिए जो व्हाटएवर उनकी जो भी अप्रोच हो उनके लिए इतनी आसान नहीं होगा। डील हो जाती है, अमेरिका के साथ भी मामलात उनके ठीक हो गए, रीजन के जो ममालिक हैं, गल्फ कंट्रीज हैं, उनके साथ भी उनकी फिर एक जो रप्रोचमा है वो हो सकती है। और इसके अलावा जो लास्ट राउंड की डेवलपमेंट्स की अगर हम बात करें तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने और एक्सियोस ने जो रिपोर्ट किया कि कॉन्फ्लिक्ट ये था कि ईरान कह रहा था 5 साल के लिए प्रोग्राम अबैंडन कर देंगे, न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है कि अमेरिका ने कहा 20 साल के लिए करें। अब भी डिस्कशन थ्रेशोल्ड के ऊपर हो रही होगी या जीरो इन्वेस्टमेंट पे हो रही होगी? मेरे ख्याल में 2-3, एक तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ वाला मामला ये भी काफी क्रिटिकल है, और इसमें जो पहला राउंड हुआ था उसमें चले न्यूक्लियर का तो बहुत लोग बात करते ही हैं और एक कंटेंशियस पॉइंट है ही है,
जो मुझे पता चला, जो फील आई, जो इरानियन डेलीगेशन था, वो इसमें भी कीन थे कि अगर जो भी वो डील करते हैं, एक तो कहते हैं कि जितने नुकसानात हमें हुए हैं तो हमें पैसा चाहिए रीबिल्ड करने के लिए, एक दो जो उनके असासे फ्रीज हुए, तो बहुत ज्यादा एम्फेसिस जो इरानियन साइड्स थी उनका इसके ऊपर भी था कि हमें इस डील का मॉनेटरी बेनिफिट क्या होगा। उसमें दो ऑप्शंस, या तो जो उनके एसेट्स हैं उनको अनफ्रीज करें, वो कहते हैं, दूसरा अगर आप वो नहीं करते तो देन हमें इजाजत दें कि हम जो शिप्स गुजरते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से वो टैक्स करें और उससे फिर अपनी तामीर न करें। सो इट इज नॉट जस्ट न्यूक्लियर के ऊपर आई थिंक मोर और लेस चीजें वो ब्रिज हो सकता है गैप। बाकी जो चीजें हैं दैट बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट, एंड इवन जो ट्रस्ट का इशू है सबसे बड़ा, वो कहते हैं कि आज हम डील कर लें, सब कुछ फॉरगो कर देते हैं, तो कल दोबारा अगर अमेरिका और इजराइल ने चढ़ाई कर दी तो फिर क्या होगा। बिल्कुल ऐसे ही किया है जिस तरह से JCPOA का पहले जिक्र हुआ, उसके अंदर भी यूरोप गारंटर था, लेकिन ट्रंप ने सिंगल हैंडेडली 2018 में उससे पुल आउट किया और बाद में सैंक्शंस वापस आ गई। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, पैनल हमारे साथ मौजूद है, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। सईद साहब, ये जो इससे पहले बात हो रही थी हथियारों से मुतल्लिक, अब क्लेम बेशक ईरान का यही है कि हम न्यूक्लियर वॉर हेड्स के परसूट में नहीं है, लेकिन वो 60% पे खड़े हुए हैं, एक कदम दूर है एनरिचमेंट से वेपन ग्रेड यूरेनियम की। लेकिन साथ साथ एक और डिमांड जो आती रही है वो मिसाइल प्रोग्राम को लेकर भी है कि इसकी रेंजेस को कम करें, इसको कैप लगाएं, और कहा जाता है कि इस पे ईरान बिल्कुल तैयार नहीं है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि हमारी बैकबोन है जो कन्वेंशनल वॉरफेयर हम करते हैं उसकी। तो इस पर आपको लगता है कुछ ना कुछ ब्रेक थ्रू हो सकता है? कैन ईरान गिव इट अप, या ये नॉन नेगोशिएबल है उनके लिए? मेरे ख्याल में मुजम्मिल साहब, इट विल बी नॉन नेगोशिएबल फ्रॉम द साइड ऑफ ईरान, क्योंकि देखिए आपने यूनाइटेड नेशन सैंक्शंस के तहत आपने दूसरी कंट्रीज को भी मना किया हुआ है कि वो उनको वेपन सेल नहीं कर सकते। अगर हम आज ये कह रहे हैं कि उनकी एयरफोर्स बहुत वीक है या उनकी नेवी बहुत वीक है, तो वो इस वजह से है बिकॉज चाइना और रशिया उनको वो ऑफेंसिव वेपन्स सेल नहीं कर सकते, जो कि ईरान खरीद सकता है थ्रू ट्रेड विद ऑयल। सो मेरे ख्याल में जो ये एसिमेट्रिक वॉरफेयर कॉन्सेप्ट जो ईरान लेकर आया है, और जिसमें ये 45 डे वॉर ने ये शो किया है कि इट इज अ वेरी प्रैक्टिकल एंड अ वेरी गुड वे ऑफ फाइटिंग अ कॉम्बैटेंट आपके खिलाफ जो है, जिसकी बहुत स्ट्रॉन्ग एयरफोर्स है। मेरे नहीं ख्याल में कि ईरान इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज करेगा। हाँ, रेंज के ऊपर जरूर कर लेगा, क्योंकि देखिए ईरान अभी भी ICBM कोई नहीं बना रहा, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है ना। क्योंकि अगर वो अमेरिका को थ्रेटन करता है या वो किसी और मेजर कंट्री को थ्रेटन करता है, तो फिर तो हम कह सकते हैं कि जी के ठीक है, आप इस रेंज को लिमिट करें। लेकिन अगर वो ये एक्सपेक्ट, यानी कि अगर अमेरिकन और इजरायली डिमांड ये है कि वो अपनी SSM को इतना शॉर्ट रेंज कर ले कि वो इजराइल को भी ना हिट कर सके, तो मेरा ख्याल है कि ये उनके साथ भी ज्यादती होगी और वो कभी इस चीज को नहीं मानेंगे। क्योंकि देखिए उनके पास और क्या हथियार है अपनी हिफाजत करने के लिए। सो मेरे ख्याल में कि जो SSMs हैं दे आर देयर टू स्टे, और ये जो मेरे ख्याल आप ये कह सकते हैं कि जी के वो जो भी इनके पास इस वक्त हथियार है जो कि क्लोज टू 2750 किलोमीटर जो मैक्स रेंज है, इससे ज्यादा वो नहीं बढ़ाएंगे और वो इस चीज के लिए मान जाएंगे। मैं एक और चीज सईद साहब, इसके अलावा एक और सवाल है। एक और सवाल ये है कि एक आर्ग्यूमेंट ये भी होता है कि चलें आपने बॉम्ब अगर नहीं बनाना तो उसके अलावा आप IAEA की इंस्पेक्शन भी कबूल नहीं करते, जो कि NPT के तहत आपने अग्री की हुई है। तो एक तरफ आप कहते हैं कि न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना रहे, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि इंस्पेक्शन भी नहीं करवाएंगे। इजंट दिस एम्बिवलेंस? क्या वजह है कि ईरान खुलकर फिर NPT से बाहर नहीं आ जाता? उसकी वजह यह है कि फिर इमेज टार्निश होता है ईरान का कि वो जौहरी हथियार परसू कर रहा है, या कोई और वजह है? नहीं, देखिए जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, JCPO के तहत दे वर सपोज टू बी a continuous signatory of NPT, और उन्होंने अपनी न्यूक्लियर साइट्स को खोलना था फॉर क्या कहते हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी इंस्पेक्टर्स, जो कि उन्होंने किया। और अगर आपको याद है कि कोई 5-6 महीने पहले इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा था कि वी हैव फाउंड नो एविडेंस कि ईरान जो है वो कोई न्यूक्लियर एनरिचमेंट कर रहे हैं या न्यूक्लियर वेपन्स बना रहे हैं,
ठीक है, एक्चुअली जो न्यूक्लियर वेपन बनाना है ना इज अ कंप्लीट साइंस इन इटसेल्फ। इट इज नॉट सो सिंपल कि आपने 96% एनरिचमेंट कर लिया और आपने एक उसको वेपनाइज मोड में लेकर आ गए। उसके लिए आपको बहुत कुछ और भी करना पड़ता है और वो चीजें आप नहीं कर सकते जब तक आप उसके लिए एक प्रॉपर सेटअप ना बनाएं। और आजकल उस सेटअप को डिटेक्ट करना कोई इतना मुश्किल चीज नहीं है। देखिए 24 आवर्स दुनिया के 3 मुल्क हैं जिनके सैटेलाइट सिस्टम्स ईरान को ओवरसी कर रहे हैं, तो वो ईरान अगर चाहे भी तो वो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन के इंस्पेक्टर से या ये जो दुनिया के 3 बड़े हैं उनसे ये चीज छुपा नहीं सकता। लेकिन ना अमेरिकन किसी एजेंसी ने ना इंटरनेशनल यूएन एजेंसी ने कभी कहा कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बना रहा है। इसके मैं जब भी ये न्यूक्लियर वेपन की बात होती है मैं इसको जरा विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट लेता हूं। मैं एक चीज और जरा 2025 में एक खबर आई थी, अच्छा 2025 की मैं मेंशन करना चाह रहा हूं। एक खबर थी जिसमें आईएईए ने कहा था कि अनडिक्लेयर्ड मटेरियल है ईरान के पास जो हमें बताया नहीं गया। मैं इस पे आता हूं। जावेद साहब, शॉर्टली पाकिस्तान के लिए टेक अवेज क्या हो सकते हैं? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन रहा है क्योंकि जो क्रिटिक्स हैं वो ये कहते हैं कि बहुत हाई स्टेक और हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड गेम हम खेल रहे हैं। तो ये मीडिएशन एफर्ट अगर सेल थ्रू करती है तो आपको क्या लगता है टॉप 2-3 टेक अवेज क्या हो सकते हैं पाकिस्तान के लिए, अपार्ट फ्रॉम द फाइनेंसेस दैट वी हैव रिसीव्ड इन द लास्ट 2 वीक्स? पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक हिस्ट्री में मैं समझता हूँ ये एक रोशन बाब है। इट इज समथिंग दैट हमें आप जानते हैं मुज़म्मिल साहब, हमेशा जब वेस्ट ने हमें देखा है दे व्यूड अस थ्रू अ वेरी नैरो लेंस। कभी हमें एफ पैक कहते थे, कभी वो साउथ एशिया में पैगिंग कर देते थे। मैं ये नहीं कह रहा कि हम अफगानिस्तान के नेबर्स नहीं या साउथ एशिया में नहीं है, बट पाकिस्तान की अपनी एक हमारी अपनी कुछ इंडिविजुअलिटी है, हमारे पास अपने स्ट्रेंथ्स हैं, अपनी चैलेंजेस हैं। मैं समझता हूं कि हम हमेशा इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की पेरिफेरी में रहे हैं। इस दफा मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूं कि पाकिस्तान इज एट द सेंटर स्टेज ऑफ द वर्ल्ड डिप्लोमेसी। आई थिंक दैट इज वेयर पाकिस्तान बिलोंग्स। पाकिस्तान ने अपनी पोजीशन को असर्ट किया है दुनिया की वर्ल्ड स्टेज पर, और इररिस्पेक्टिव ऑफ द आउटकम ऑफ दिस डिस्कशन मेरी नजर में पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक गुडविल है वो ग्लोबली इन्हांस हुई है। और मैं समझता हूं कि इसका क्रेडिट हमारी पूरी फॉरेन ऑफिस की टीम को भी जाता है। फॉरेन सेक्रेटरी हो, फॉरेन मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर जाती तौर पर इंगेज रहे हैं, और ऑफ कोर्स चेरी ऑन द केक ऑफ कोर्स द फील्ड मार्शल। फील्ड मार्शल साहब जो है उनकी हम मिलिट्री स्ट्रेंथ से तो वाकिफ रहे हैं हमेशा, पिछली जब उनकी जंग हुई हमारी इंडिया के साथ, लेकिन इस दफा उनको एज अ डिप्लोमैट हमने देखा है कि उनकी जो डिप्लोमैटिक स्किल्स हैं, उनकी जो पीपल टू पीपल कनेक्शंस जो उन्होंने डेवलप किए। और आई थिंक मैं समझता हूं कि अमेरिका के साथ हमारी जो रिलेशनशिप है वो हमेशा ही कुछ सर्द मोहरी का शिकार रही है। आई ऑलवेज बिलीव्ड कि पाकिस्तान को अमेरिका के साथ एक बहुत डीप रूटेड रिलेशनशिप डेवलप करने की जरूरत है जिसमें ट्रस्ट हो। लेकिन इस दफा हमने देखा कि जैसे ही उनका वो लंच हुआ वहां पे, उसके बाद एक न्यू टर्निंग पॉइंट आया, और आज मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की यूएस रिलेशनशिप इज एट इट्स बेस्ट, और नॉट एट द कॉस्ट ऑफ चाइना। चाइना से हमारी रिलेशनशिप उतनी ही स्ट्रांग है, तो वी हैव मेंटेन्ड डिप्लोमेटिक बैलेंस। फॉरेन पॉलिसी बैलेंस एक दिखाई दे रहा है। मेरे पास वक्त कम है। कामरान साहब आपकी भी इस पर ओपिनियन? ठीक है कामरान साहब, मुझे ये बताएं कि लेवरेज पाकिस्तान का अब भी बरकरार है तमाम कंटेंडर्स के ऊपर? ये बहुत बड़ा सवाल रहा है कि ऐसा ना हो कि किसी एक फरीक के ऊपर लेवरेज कम हो जाए हमारा और वो प्रोसेस से विड्रॉ कर जाए। एक ये, और दूसरा आपके लिए टॉप टेक अवेज क्या हो सकते हैं जो पाकिस्तान ने अचीव किया? नहीं, मेरे ख्याल में लेवरेज बिल्कुल अभी तक मेरे ख्याल में मोर देन लेवरेज पाकिस्तान ने ये किया है, बिकॉज जो स्केप्टिक्स थे जब पाकिस्तान का नाम आया उन्होंने कहा कि हम तो ये कर नहीं सकते। सीज फायर करवाने के बाद आई थिंक पाकिस्तान इज प्लेइंग रोल ऑफ अ मोर देन अ मीडिएटर। शायद पाकिस्तान का इनपुट भी शामिल है। एंड क्योंकि शुरू में आपने कहा था मेरे ऑप्टिमिस्टिक नोट के ऊपर, तो अभी जो ज़ाहिर न्यूयॉर्क पोस्ट ने खबर दी है, प्रेसिडेंट ट्रंप ने उनके साथ बात की है जिसमें वे कह रहे हैं कि ऑलरेडी जो अमेरिकन डेलीगेशन है ऑन देयर वे टू पाकिस्तान। दैट्स अ बिग न्यूज़। बिल्कुल, ऑन देयर वे टू पाकिस्तान। और इवन उन्होंने ये भी कहा है कि अगर मुझे मौका मिला और ब्रेक थ्रू होता है तो मैं इरानियन जो लीडरशिप है उनके साथ मिलने के लिए तैयार हूं। तो जो ग्राउंड के ऊपर इस वक्त सिग्नलिंग है, सो आई बिलीव के ये जो अगर अमेरिकी वफद चल पड़ा है तो मेरा ख्याल है कि उनको पता होगा कि पाकिस्तानी साइड ने इन्फॉर्म किया होगा। तो ओवरऑल जो आप पाकिस्तान के रोल की बात कर रहे थे, तो दैट शोज कि पाकिस्तान का रोल जो है और जो क्लाउड है वो कितना ज्यादा है इस हवाले से। बिल्कुल सेंट्रल पोजीशन पर है पाकिस्तान। और अगर डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि वो ट्रैवल कर सकते हैं तो ये आउट ऑफ क्वेश्चन है कि दूसरी साइड भी पाकिस्तान में होने वाले मुज़ाकरात में ना शरीक हो। वक्त खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया कामरान यूसुफ साहब, सईद साहब और जावेद मलिक साहब मौजूद थे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस।
नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिजा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।